तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। तो थोड़ा टाइम लग गया मेरे को हेलो लिखने में, तो उसके लिए सॉरी। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और एक नया चीज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ। मीन्स कि हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे केवल 12th क्लास का आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर पे केवल 12th क्लास का आर्ट्स चल रहा था। बट अब आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ मैं 10th क्लास का भी। फ़िलहाल तो हम लोग ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं, बट ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिर हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे 9th और 11th क्लास की तरफ। 9th और 11th एक साथ चलेगा, 10th को मैं अकेले चला रही हूँ। बिकॉज मैंने ऐसा सोचा था ना कि 12th और 10th एक साथ चलाएंगे, बट वैसा हो नहीं पाया, तो 12th अलग कर दिया है मैंने। 10th अब करूँगी और उसके बाद 9 और 11 एक साथ चलाऊँगी। उसके बाद 8, 7, 6 सब पढ़ेंगे हम लोग। सब कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पर, तो बने रहना है बस आपको मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग को अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप लोग को अपने चैप्टर का नेम दिख रहा होगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये है आपका चैप्टर का नेम, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और ये है चैप्टर 1, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे भी दिख रहा होगा। तो इसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझ आएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। इसमें जो भी आप लोग को दिख रहा होगा ना, इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आज। और इस सबको हम लोग हिंदी में समझेंगे लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग। तो इससे क्या होगा ना, आपको पूरा चैप्टर समझ लीजिए कंठस्थ हो जाएगा एकदम। तो अगर आपको एक और मेरे से रिक्वेस्ट है, मतलब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आवाज़ आए ना यार, तो सॉरी, उस व्हीकल्स का थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस होते रहता है, उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ फ़िलहाल। कोशिश करूँगी कि वो आवाज़ को कम से कम कर सकूँ, बट हो नहीं पाता है, कभी कभी डिस्टर्ब होते ही रहता है। तो वो थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और हाँ, बहुत मैंने बोल लिया, आप लोग मेरे बोलने के लिए सुनने के लिए तो आए नहीं हैं, आप लोग पढ़ने के लिए आए हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। और यूँ कहें कि इसको टॉपिक ही मान के चलते हैं फ़िलहाल तो, कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे और उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं, संसाधन एवं विकास। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी बोला, तो यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब होता है संसाधन। संसाधन मुझे लिखने की जरूरत नहीं, संसाधन आप लोग को बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप लोग को पता होगा। और डेवलपमेंट मतलब होता है, मतलब एंड मतलब तो आप लोग को पता ही है, सबको पता है एंड मतलब क्या होता है। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन एवं विकास के बारे में। चैप्टर है हमारा 1 और इसी का आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे एक कुछ दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे करते करते सब कुछ पढ़ लेंगे। तो मैंने स्क्रीन कुछ ज़्यादा ही गंदा कर दिया है, तो इन सबको पढ़ लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, फटाफट से शुरू करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको पढ़ने में। उम्मीद है आप लोग को देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे जो देखिए, ये जो दिया हुआ है ना, एक मिनट, क्या है ना, देखिए मैं सच बता रही हूँ, मैं ना नया स्क्रीन रिकॉर्डर ट्राई कर रही हूँ। तो क्या है, थोड़ा बहुत इसका अजीब ही है कुछ सेटिंग्स। मैं इसको कट कर देती हूँ तो इसका कलर चेंज हो जाता है। फिर देखिए, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या दिया हुआ है। तो कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द वेरियस आइटम्स यूज्ड इन मेकिंग लाइफ कंफर्टेबल इन आवर विलेजेस एंड टाउन्स। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गाँवों और शहरों में हमारे जीवन को आराम पहुँचाते हैं। तो ये क्वेश्चन टाइप हो गया। ठीक है, लिस्ट द आइटम्स एंड नेम द मटेरियल यूज्ड इन देयर मेकिंग। तो आप एक ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें, एक लिस्ट तैयार करें, और इनको बनाने में प्रयोग होने वाले पदार्थों का भी नाम बताएं उस लिस्ट में। तो ये एक एक्टिविटी टाइप है, इसको आप लोग को करना है। हम लोग क्या होता है ना कि जनरली एनसीईआरटी में जब कुछ भी ये सब चीज़ों को हम लोग इग्नोर करते हैं, बट देखिए कुछ भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमको लगता है ना कि सब चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो सब चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझ के और करना चाहिए। इससे आपकी खुद की स्किल्स डेवलप होंगी। तो ये आप लोग का काम है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। और मुझे पता है आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं करेंगे, और फिर इनफैक्ट कुछ भी मतलब 95% तक तो नहीं करेंगे। कुछ कुछ कर सकते हैं जो बहुत ही अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, जो बहुत ही अटेंटिव बच्चे हैं, उस टाइप के बच्चे करेंगे। इनफैक्ट मैं भी नहीं किया करती थी, मैं सच बताऊँ तो, लेकिन करना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है ये कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। तो ये जो दिया हुआ है ना, ये समझ लीजिए कि डेफिनेशन है एक तरह से रिसोर्स का।
तो ये डेफिनेशन मैंने भी याद किया था जब मैं 10th क्लास में थी। तो मैं आप लोग को एक मतलब शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग का जो फर्स्ट क्लास था उसमें हमारे जो ज्योग्राफी के टीचर थे, तो उन्होंने बोला ना कि सबसे उन्होंने लाइन से पूछना शुरू किया। वो आए क्लास में, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और हम लोग को उतना इंट्रोडक्शन उन्होंने नहीं लिया और सीधे लाइन से पूछना स्टार्ट किया व्हाट इज़ रिसोर्स। तो हमने बुक खोला, फटाफट से खोजना शुरू किया कि रिसोर्स किधर है। तो हमारे फर्स्ट पेज पे ही हमें रिसोर्स मिल गया और हमने मतलब इसी डेफिनेशन को याद करके और उनको सुनाया। बहुत बच्चे याद कर पाए, बहुत बच्चे। और मैं क्या था ना कि मेरे से बहुत लास्ट में उन्होंने पूछा तो मुझे अच्छे से याद हो गया, तो मैंने सुना दिया। और बाकी जिन बच्चों से पहले पहले पूछा गया था तो वो तो नहीं बता पाए। और कुछ कुछ तेज़ बच्चे थे, बहुत तेज़ बच्चे थे जो बता दिए, जिनको पहले से भी याद था, कुछ बना के भी बता दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। तो इसका मतलब मैं बता देती हूँ पहले तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, यानी कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, मतलब प्रयोग में लाई जा सकती है, या यूँ कहें कि प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, यानी कि टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, यानी कि इकोनॉमिकली फिजिबल है और कल्चरली एक्सेप्टेबल है, उसे कहते हैं संसाधन, यानी कि वह एक संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी था डेफिनेशन इसका। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। तो क्या है ना कि देखिए, मैं 12th में जब पढ़ाती थी ना लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, तो मैं फटाफट से मतलब बोलते जाती थी और उसको इसका हिंदी बताते जाते थे। पर मैंने सोचा कि 10th के बच्चों को थोड़ा अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि 12th में इतना आप लोग का खुद से डेवलप हो जाता है कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत कम ही बच्चे देखेंगे, और अगर देखेंगे भी तो उतना उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट 10th में ज़रूरी है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना, तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा विस्तार से समझाया जाएगा। तो अगर वीडियो थोड़ा लंबा जाए तो उसके लिए मैं सॉरी हूँ, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं कर रही हूँ ऐसे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। पहले तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इसको मैं यहाँ लेते जाती हूँ। हाँ देखिए, ये आप लोग को दिख रहा होगा, एक समझ लीजिए कि एक ट्रायंगल है ये, और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है। तो ये ट्रायंगल है, ये क्या शो कर रहा है, प्रकृति यानी कि नेचर, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, और इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थानों के मध्य जो अंतर संबंध है, यानी कि जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप है, उसको दिखा रहा है ये। तो जैसे ह्यूमन बींग्स बीच में हैं, जुड़े हुए हैं इंस्टीट्यूशंस से भी, नेचर से भी। अच्छा मैंने देखिए, मैं एक मिनट मैंने ना एक नया इसमें फीचर देखा है, मैं उसको यूज़ करना चाहूँगी। एक मिनट। हाँ तो देखिए, ह्यूमन बींग्स टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन बींग्स इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, ह्यूमन बींग्स नेचर से जुड़े हुए हैं। एरो वाला ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा यूज़ किया जाए। अब मैं मतलब आप लोग पता है मेरे से बोर हो जाओगे कभी कभी, मैं इतना बकवास करती हूँ लेकिन चलिए, आप लोग को पढ़ना है और मुझे अपना भाई चैनल अपना जमाना है अभी, बिकॉज मैं बहुत ही बिगिनर हूँ और मुझे कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए यार, ताकि मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ ला सकूँ। ठीक है, मेरे पास नॉलेज है लेकिन मेरे पास उतना आइडिया नहीं है फ़िलहाल। तो यही सब है। तो ये एक इंटरडिपेंडेंस रिलेशनशिप दिखा रहा है। तो ये सब चार्ट्स क्या होते हैं ना कि समझने में मदद करते हैं हमारी। और नीचे एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है रिसोर्सेज को लेके, तो वो फ्लो चार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब आप लोग को फ्लो चार्ट पूरा दिख रहा होगा। एक तो यार मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें बार बार मुझे चेंज क्यों करना पड़ा। अगर किसी को पता है ना कि इसको कैसे ठीक करते हैं तो प्लीज़ यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, अगर किसी को भी पता है तो, क्योंकि मुझे सही में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है इसके चलते। तो देखिए, रिसोर्सेज है यहाँ पे, और रिसोर्सेज नेचुरल और ह्यूमन होता है। ठीक है, एक नेचुरल होता है और एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया होता है। ह्यूमन में होता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, तो यानी कि संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता। फिर ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसका लाइफ साइकिल ख़त्म यहीं पे। अब हम लोग आते हैं नेचुरल पे। ठीक है, नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिन्यूएबल मतलब होता है नवीकरण योग्य, और नॉन रिन्यूएबल मतलब होता है, मतलब हिंदी में आप लोग को बता रही हूँ मीनिंग। अगर आपको कहीं ऐसा कुछ देखिए, हमारे में होता है ये है ना कि हिंदी मीनिंग कभी कभी इतना शुद्ध रहता है ना कि हम समझ ही नहीं पाते इसका मतलब क्या है। बट हमें अपनी हिंदी को भी डेवलप करना चाहिए। इंग्लिश तो हमारी डेवलप होती ही जाती है, अगर आप अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल पढ़ें तो वो धीरे धीरे डेवलप होती जाएगी, क्योंकि आपके बुक्स, आपका इन्वायरमेंट सब कुछ इंग्लिश से रिलेटेड है। बट हिंदी डेवलप नहीं हो पाती, हिंदी हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब होता है अनवीकरण योग्य। फिर रिन्यूएबल में देखिए है कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल, कंटिन्यूअस और फ्लो और बायोलॉजिकल, यानी कि सतत अथवा प्रवाह, और बायोलॉजिकल मतलब जैव। तो सतत अथवा प्रवाह में एग्जांपल है विंड और वाटर, और बायोलॉजिकल में है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी कि प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। फिर अब हम लोग आते हैं नॉन रिन्यूएबल में, तो यहाँ पे है रिसाइकलेबल मेटल्स और नॉन रिसाइकलेबल
ठीक है। तो यानी कि पुनः चक्रीय और अचक्रीय। तो पुनः चक्रीय में धातु आ जाते हैं, मतलब कि मेटल्स आ जाते हैं, और अचक्रीय में जीवाश्म ईंधन आ जाता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमने जो छोड़ दिया था पैराग्राफ उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। यार कोई मुझे इसका सही में बताओ, मुझे बड़ा दिक्कत हो रहा है इसके चलते। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? तो हाँ, हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं अब अपने पैराग्राफ को। The process of transformation of things available in our environment involves an interactive relationship between nature, technology and institutions। तो जो हमने अभी ट्रायंगल देखा ना, उसी के बारे में यहाँ पे समझ लीजिए कि लिखित दिया हुआ है, और वो हमने फिगर के थ्रू देखा। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतरण प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के पारस्परिक क्रियात्मक संबंध में निहित है। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था उसमें मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। अब है डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज अज्यूम्ड बाई मेनी। तो क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? अगर ऐसा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोग ऐसे समझते हैं। लेकिन आगे हमें चल के इसका आंसर भी मिल जाता है। एनसीईआरटी बुक में एक खासियत है, कोई क्वेश्चन पूछता है ना, तो उस टाइम तक आप माइंड में सोच सकते हैं कि अरे हाँ इसका आंसर क्या होगा, बट उसके बाद आपको आंसर्स मिल ही जाते हैं, तो उसके बाद आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दे आर नॉट, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। ह्यूमन बींग्स देमसेल्व्स आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स ऑफ रिसोर्स। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड यूज देम। तो हम मानव क्या करते हैं? पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं और फिर उन्हें प्रयोग करते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज। तो इन रिसोर्सेज को, ये जो संसाधन है उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। तो नीचे दिया गया है, कुछ बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड किया गया ये भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 बेसिस दिए गए हैं आपको, और पहला तो है देख सकते हैं आप लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। तो यहाँ पे है बायोटिक और अबायोटिक, यानी कि जैव और अजैव। इसको हिंदी में ये कहते हैं जैव और अजैव। दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, इसको हम लोग आगे चल के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी कि समाप्यता के आधार पे। इसमें होता है एक तो रिन्यूएबल, जो कि अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा, और नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे। तो ये हो सकता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। यानी कि इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, कम्युनिटी मतलब होता है सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर। तो पहला है पोटेंशियल डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, यानी कि संभावी विकसित भंडार और संचित कोष। तो इस तरह से पूरा हमारा जो है क्लासिफिकेशन हो रखा है रिसोर्सेज का, यानी संसाधनों का वर्गीकरण 4 में किया गया है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्यता के आधार पे। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे। और चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के स्तर के आधार पे। तो नीचे एक फ्लो चार्ट दिया हुआ था, वो फ्लो चार्ट आप लोग खुद से भी एक बार देख लीजिएगा, मैंने तो दिखाई दिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर से आपको एक एक्टिविटी मिल जाती है। तो ये एक्टिविटी क्या है कि ये एक्टिविटी है एक, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। तो आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 रिसोर्सेज फ्रॉम ईच कैटेगरी। तो प्रत्येक जो हमने ऊपर कैटेगरी देखा, उसमें प्रत्येक संवर्ग से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। तो ये आप लोग का काम है, ये खुद से आप लोग कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों के प्रकार क्या क्या है। मतलब वही सब जो हम लोगों ने 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा, उसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन क्या क्या है, बायोटिक अबायोटिक रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में कौन कौन से हैं, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल क्या क्या होते हैं। तो इसको अब हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसको हम लोग समझेंगे अब अच्छे से हिंदी में। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जैसा कि मैंने आप लोग को बता ही दिया संसाधनों के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। समझ रहे हैं आप लोग? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति के आधार पे। तो सबसे पहला है हमारा बायोटिक रिसोर्सेज।
यानी कि जैव संसाधन, इसको फटाफट से पढ़ते हैं अब हम लोग। दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे कि मनुष्य हो गए, वनस्पति जात हो गए, प्राणी जात हो गए और मत्स्य जीवन हो गया, पशुधन हो गया आदि। तो बायोटिक एबायोटिक रिसोर्सेज बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आप लोग को पता ही होगा। मतलब मैंने तो शायद 5th क्लास में ही पढ़ा था इसको, तो आप लोग भी पढ़े ही होंगे। मतलब मैंने पढ़ा था तो आप लोग भी पढ़े होंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ है और ये टर्म से ही समझ आ जाता है कि कहना क्या चाह रहा है। अब है एबायोटिक रिसोर्सेज, तो इसका मतलब होता है अजैव संसाधन। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल रॉक्स एंड मेटल्स। तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं चट्टानें और धातुएं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो दिया हुआ है ना क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन आता ही आता है आपका, चाहे ये इंटरनल में आए या एक्सटर्नल में आए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इस चैप्टर से ना समझ लीजिए यही क्वेश्चन आएगा। कोई भी क्लासिफिकेशन का बेसिस दे देगा, उस पर बताएगा कि इसको क्लासीफाई कीजिए रिसोर्सेज को। और ज़रूरी नहीं है कि आपको बेसिस दे ही दे, हो सकता है वो आपको सिर्फ बोल दे कि आप टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज लिखिए, तो आपको फिर चारों बेसिस पे जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन तक में आ सकता है, तो इसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए और इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बायोटिक के बायोटिक में याद करने जैसा कुछ नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे तो बस आप लोग खुद से भी डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो इसमें सबसे पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यार मैं इसका क्या करूं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये है नवीकरण योग्य संसाधन। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज। तो इसका एक और नाम है रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज, ठीक है। तो वे संसाधन यानी वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है, यानी कि रिप्लेनिसेबल रिसोर्सेज भी कहा जाता है। तो इसके एग्जांपल्स में है सोलर एंड विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कंटिन्यूअस और फ्लो। तो उदाहरण के लिए सौर और पवन ऊर्जा हो सकता है, जल हो सकता है, वन हो सकता है, वन का जीवन हो सकता है। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में भी विभाजित किया गया है, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में देखा था। अब है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मुझे लगता है मैं थोड़ा और जूम आउट कर सकती हूँ, अगर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो तो। इतने पे भी आप लोग को अच्छे से दिखेगा, बिकॉज बहुत दिक्कत हो रहा है बार बार नीचे करने में। तो अब है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यार आप लोग एक से एक कंप्यूटर में तेज लोग होते हैं, थोड़ा बताइएगा मुझे कैसे मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी कि अनवीकरण योग्य संसाधन। These occur over a very long geological time. इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। Minerals and fossil fuels are examples of such resources. यानी कि खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। These resources take millions of years in their formation. तो इन संसाधनों को बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइकलेबल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज। तो इनमें से कुछ संसाधन जैसे कि धातुएं पुनः चक्रीय हैं और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय हैं, यानी कि वो एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन कितने में वर्गीकृत हैं। तो पहला तो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, यानी कि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्तिगत, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, यानी कि व्यक्तिगत संसाधन। इंडिविजुअल रिसोर्सेज व्यक्तिगत संसाधन। These are also owned privately by individuals. Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue. संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वे सरकार को लगान चुकाते हैं, यानी कि कर चुकाते हैं, ठीक है। In villages there are people with land ownership but there are many who are landless. गांव में बहुत से लोग हैं जिनके पास भूमि है, यानी कि वो भूमि के स्वामी हैं, और बहुत से लोग भूमिहीन होते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टी। प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाय इंडिविजुअल्स। मेक अ लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। तो
शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब और कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। तो ये आप लोग का काम है, सूची तैयार कीजिए। इसे आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, इतना कोई ये खास इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं है। अब है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। तो इसके जरा हम लोग यहाँ करते हैं और पढ़ते हैं। कम्युनिटी ओन्ड मतलब सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, ठीक है। देयर आर रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे कुछ संसाधन होते हैं जो समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं, वही है ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। विलेज कॉमन्स, ग्रेजिंग ग्राउंड्स, बुरियल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा, पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, playgrounds in urban areas are de facto accessible to all the people living there। गांव की शामिलात भूमि, ठीक है, जिसमें कि चारण भूमि हो सकती है, जो पशुओं को चराने के लिए होती है, शमशान भूमि हो सकती है, तालाब हो सकता है, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल और खेल के मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। और इन्हीं रिसोर्सेज को कहा जाता है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, यानी कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब हम लोग को पढ़ना है नेशनल रिसोर्सेज, कि राष्ट्रीय संसाधन। इसको भी फटाफट से पढ़ लेते हैं। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, मतलब कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय हैं। द कंट्री हैज़ लीगल पावर्स टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। तो देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। यू माइट हैव सीन roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. तो आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेलवे लाइन व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई हैं। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries, oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation। यानी कि सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अब पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज। उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल रिसोर्सेज पढ़ने के बाद हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि वीडियो अच्छा खासा लंबा चला गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे के, तो हो सकता है 3-4 पार्ट में वीडियो चला जाए, पर आप लोग को अच्छे से समझ आना चाहिए चैप्टर। मेन चीज़ ये है। अब है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिसका कि मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। द ओशियानिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पे। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब यहाँ पे डू यू नो दिया गया है, तो क्या आप जानते हैं, इसको भी ज़रा देख लिया जाए। और फिर आप लोग जो देख रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है आप लोग को तब तक का इंतज़ार रहेगा। मैंने अच्छा पढ़ाया है तो आप लोग इंतज़ार कीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean from that area which lies beyond the exclusive economic zone? Identify some other resources which are international in nature। तो क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान आप कीजिए, ये आपका एक्टिविटी है, तो कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तब तक के लिए स्टे ट्यून। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून।